आवाज़ वगैरह सब क्लियर है ना? देख लिया एक बार। तो दूसरा एप्लीकेशन गॉस का क्या है? अनंत विस्तार के आवेशित समतल चादर है ना के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे दो तरह से होता है, एक होता है कंडक्टिंग में, एक होता है नॉन कंडक्टिंग, मतलब एक चालक और दूसरा अचालक। जब हम अचालक को आवेश देंगे तो भी वो विद्युत क्षेत्र बनाएगा और चालक को देंगे तो भी विद्युत क्षेत्र बनाएगा, है ना। तो अभी फिलहाल हम लोग नॉन कंडक्टिंग देखेंगे कि नॉन कंडक्टिंग में क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो समतल चादर की बात हो रहा है। चादर आप समझ सकते हैं ना, जैसे कंडक्टर का भी हो सकता है और नॉन कंडक्टर का भी हो सकता है। तो वो कुछ इस तरह का शेप है, ऐसा शेप, ठीक है। और इस तरह का शेप रहने के कारण जब हम इसको आवेश देंगे तो ये आवेश अपने चारों तरफ कितना विद्युत क्षेत्र बनाएगा, इस चीज की हम यहाँ पे अभी उसका डेरिवेशन करने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है बात ना? तो एक समतल चादर है और इसको हम आवेश दिए तो ये आवेश अपने चारों तरफ कितना विद्युत क्षेत्र बनाने वाला है, उसी का हम डेरिवेशन करेंगे, कितना उसका मान होगा। तो ये कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों में हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम लेते हैं नॉन कंडक्टिंग। तो मान लो कि ये आपका एक चालक है, ये चालक है, ठीक है। और इसका नाम रख देते हैं हम ABCD। और ये कैसा है? नॉन कंडक्टिंग है। कैसा है? नॉन कंडक्टिंग, है ना। नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट है। नॉन कंडक्टिंग समझ में आता है ना, मतलब जो कंडक्टर नहीं है, जो चालक नहीं है, ठीक है, जो अचालक है। तो अचालक, ये अचालक समतल चादर है और इसको हम आवेश लाके दिए, मान लो प्लस आवेश लाके दिए, तो ये प्लस आवेश पूरे एरिया पे हम इसका दिए, ठीक है। ये प्लस आवेश पूरे एरिया पे ला करके दे दिए हम। ये चालक किस तरह से रखा हुआ है? तो ये चालक ऐसे रखा हुआ, ठीक है, ऐसे करके रखा हुआ। और इस चालक के पूरे एरिया पे आवेश फैला हुआ है, ठीक है। और ये अचालक है, तो इसके कारण ये हुआ कि जहां पे हम आवेश देंगे वहीं पे रहेगा। अचालक में क्या होता है कि जहां पे हम आवेश देंगे वहीं पे रहेगा। चालक में क्या होता है कि आवेश वितरित होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना। लेकिन अचालक में क्या है कि जहां पे हम आवेश देंगे वहीं पे आवेश फिक्स रहेगा। तो वैसे इसमें भी है, आवेश फिक्स है। अब ये जो आवेश फिक्स है, तो इस आवेश के कारण मान लो कि कोई पॉइंट है P और इस पॉइंट P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम अगर गॉस का परिमेय इस्तेमाल करेंगे, तो गॉस का परिमेय किस पे काम करता है? केवल बंद सतह पे। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इस चादर के चारों तरफ एक बंद सतह की कल्पना करनी पड़ेगी। और वो बंद सतह आपका बेलनाकार हो सकता है, घन का हो सकता है आकार, गोलाकार हो सकता है ना। तो यहाँ पे हम बेलनाकार लेंगे। कैसा लेंगे हम? बेलनाकार। जो जैसे चालक है वैसा एग्जिस्ट करना चाहिए, तो बेलन यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है ना। तो हम कल्पना करेंगे कि इस समतल चादर के दोनों भाग में या फिर इसके लंबवत भाग में एक बेलन है, ठीक है। कल्पना कर लिए कि इसके चादर के लंबवत भाग में एक बेलन है, कुछ इस तरह से। और पीछे भी ये है। ठीक है, इस तरह से एक बेलन है, आगे भी है थोड़ा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? तो बेलन क्या होता है? गॉसियन सतह है ना। ये बेलनाकार गॉसियन सतह है। बेलनाकार गॉसियन सतह, ठीक है। अब ये जो हम बेलन की कल्पना किए हैं, सपोज इसका एरिया मान लो A है, ठीक है। इसका एरिया कितना है? A एरिया। और ये बेलन का एक पृष्ठ है S1, ये एक पृष्ठ है S2, और ये एक पृष्ठ हो सकता है ये वाला पार्ट, वक्र पार्ट जो है वो S3 है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? तो इस बेलन का, इस जो बेलनाकार गॉसियन सतह है, इसका कितना पृष्ठ है? S1, S2 और S3। S1 और S2 वृत्ताकार पृष्ठ है और S3 क्या है? इसका वक्र भाग है। तो जो हम इस सीट के चारों तरफ जो बेलनाकार गॉसियन सतह की कल्पना की है वो कुछ इस तरह से।
जैसे ये आपका सीट है और बेलनाकार गॉसियन सतह इससे के कहीं पे यहाँ पर कहीं पर भी बीचों बीच से है, यानी कि कुछ भाग बेलन का बाहर है और कुछ भाग बेलन का अंदर है, यानी कि फ्लक्स इधर से भी इंटर करेगा या फिर बाहर निकलेगा, फ्लक्स इधर से भी बाहर निकलेगा, फ्लक्स बीचों बीच से भी बाहर निकलेगा, हर तरफ से फ्लक्स बाहर निकलेगा। और हम लोगों को टोटल फ्लक्स फाइंड करना, उसके बाद फिर गॉस का प्रमेय लगा करके हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। जैसे कल किए थे, पहले क्या किए थे कि टोटल फ्लक्स निकाले, उसके बाद गॉस का प्रमेय अप्लाई किए, उसके बाद क्या किए हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड आउट करना था वो हम लोग कर लिए। ठीक है, तो ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का यहाँ पे इमेजिन किए हैं। अब इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि माना एक आयताकार समतल चादर है, ये है ना, आयताकार समतल चादर अनंत विस्तार का है। तो तुम लोग को लिखना नहीं है, मतलब मुहूर्त निकलेगा क्या है। तो एक आयताकार समतल चादर अनंत विस्तार का है, ठीक है, जिस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व ये पूरे एरिया पे आवेश फैला हुआ है ना, तो इसका पृष्ठ घनत्व को सिग्मा मान लेते हैं। ठीक है, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। इस चादर के कारण निकट बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। निकट बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम लोग क्या है फिर एक बेलनाकार गॉसियन सतह की कल्पना की है, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं ना। पृष्ठ के लंबवत एक बेलनाकार गॉसियन सतह, हम चाहें तो इसका लंबाई भी दे सकते हैं कि मान लो यहां से इसकी लंबाई x है सेंटर तक और इधर से भी लंबाई x है ना, तो 2x हो जाएगा। 2x लंबाई की कल्पना करते हैं, तब इस बेलन से होकर गुजरने वाली कुल फ्लक्स है ना। चलिए, तो अब इससे हम टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। आप इसको लिख लीजिए। सबको मिटा दीजिए। तो हम लोगों को इस गॉसियन बेलनाकार सतह से टोटल फ्लक्स ज्ञात करनी है ना। तो फ्लक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, EDA cos थीटा, है ना, EDA cos थीटा होता है ना। तो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए। तो जैसे कल हम देख रहे थे कि एक छड़ है, तो छड़ के कारण क्या होता था, लंबवत बाहर की ओर इस तरह से। तो वैसी प्लेन सीट जो है, इसके कारण भी इस सीट के लंबवत बाहर की ओर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इस सीट के लंबवत बाहर की ओर। अगर ये सीट ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की ओर इधर होगा, बाहर की ओर इधर होगा, है ना। यानी कि दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लंबवत होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, तो ऐसे सीट है तो 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, यहां से ऐसे निकल रहा होगा, यहां से ऐसे निकल रहा होगा, यहां से ऐसे निकल रहा होगा, पीछे में भी वैसी 90 डिग्री पे निकल रहा है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी निकल रहा है अभी लंबवत, और इधर भी निकल रहा है, क्योंकि ये जो सीट है ये ऐसे रखा हुआ है। सीट कैसे रखा हुआ है, ऐसे। बेलन इसमें हो सकता है ऐसे है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रहा होगा, लंबवत ऐसे।
लंबवत ऐसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है ऐसे। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो इधर जा रहा होगा ऐसे। इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे वाला में बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में, और सामने वाला में इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इस दिशा में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकल गया। अब हम देखेंगे S2 भाग का जो एरिया वेक्टर होगा, उस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, तो वो भी अभिलंबवत बाहर की ओर होता है। एरिया वेक्टर कैसे होता है, तो अभिलंबवत बाहर की ओर। तो यहां पर का देखेंगे तो एरिया वेक्टर इधर होगा DA, यहां पर का देखेंगे एरिया वेक्टर DA, तो ये भी बाहर की ओर होगा। तो इस पॉइंट P पर या फिर S1 भाग पर, ये जो बेलन को हम 3 भाग में डिवाइड किए हैं, S1, S2 और S3 में, तो S1 भाग पर देखें अगर हम, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है और एरिया वेक्टर की दिशा भी क्या है, इस तरफ है। दोनों की दिशा क्या सेम है, तो जब दोनों की दिशा सेम रहेगा तो एंगल यहां पे कितना बनेगा, 0 डिग्री। S2 भाग में देखें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर और एरिया वेक्टर की दिशा भी बाहर की ओर है, तो दोनों की दिशा भी सेम है, यहाँ पे दोनों एक दूसरे के समानांतर है ना, तो यहां पर भी एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। S3 पे अगर देखेंगे तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा, एरिया वेक्टर किधर जाएगा, ऊपर, बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अभी भी लंबवत बाहर की ओर। अगर देखो ऐसे अच्छे से देखो तो ये बेलन ऐसे रखा हुआ, ठीक है। तो इसका S3 भाग ये वाला है, ये जो चौक आपको दिख रहा है ना, ये S3 भाग है। लेकिन एरिया वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे और S3 का एरिया वेक्टर ऐसे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी लंबवत ही जा रहा, तो एंगल यहां कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया, है ना। तो S3 भाग के लिए, वक्र भाग के लिए, बेलन के वक्र भाग के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन कितना है, 90 डिग्री, और दोनों वृत्ताकार भाग के लिए एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो हम लोग को क्या निकालना है, गुजरने वाली टोटल फ्लक्स निकालनी है। तो टोटल फ्लक्स गॉस के नियम से, या फिर हमने जो फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा है, फाई ई बराबर क्या होता है, लाइन इंटीग्रल E डॉट DA, और यही किसके बराबर हो जाता है फिर, EDA कॉस थीटा के बराबर हो जाता है ना। चलिए, तो हम EDA जो है ये संपूर्ण फ्लक्स को शो करता है। लाइन इंटीग्रल का मतलब है कि टोटल सिस्टम का फ्लक्स निकालना है ना। तो हम टोटल सिस्टम को कितने भाग में बांटे हैं, 3 भाग में बांटे। तो S1 के लिए देखेंगे, फिर S2 के लिए देखेंगे, फिर S3 के लिए देखेंगे। तो हम S1 के लिए लेके चलते S1 के लिए, ठीक है। और फॉर्मूला हो जाएगा E डॉट DA। फिर इसी तरह से चलेंगे S2 के लिए, E डॉट DA। उसके बाद फिर हम चलेंगे S3 के लिए, और यहां पर भी हाँ प्लस का साइन होगा, E डॉट DA। अब तीनों में एंगल क्या क्या बन रहा है, EDA किसके बराबर होता है, EDA कॉस थीटा के बराबर होता है। और S1 में देखेंगे तो थीटा कितना बन रहा है, S1 में 0 डिग्री बन रहा है ना। तो इंटीग्रेशन S1 EDA कॉस 0 डिग्री प्लस S2 का अगर देखेंगे हम तो EDA कॉस 0 डिग्री। S3 का देखेंगे तो S3 में क्या हो रहा है, E और DA के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, EDA cos 90 डिग्री। समझ में आ रहा है यहाँ पे, चलिए। और ये किसके बराबर आ रहा है, फाई E के बराबर आ रहा है। cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ S1 के जगह पे EDA। यहां पर भी क्या होगा, cos 0 का मान 1, तो यहां पर भी क्या बचेगा, सिर्फ EDA, और यहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। चलिए, तो यहां पर भी आ गया EDA, यहां पर भी आ गया EDA, दोनों सेम चीज ने हैं, तो इसको 2 EDA लिख सकते हैं। फाई E बराबर 2 EDA। अब S1 S2 का कोई जरूरत भी नहीं है ना। अब E कांस्टेंट है, E हर जगह पे क्या है, कांस्टेंट है, तो E को बाहर निकाल लेते हैं। तो बच गया, E भी बाहर निकाल लिए, तो अंदर में क्या बचा, DA हम कहीं पर एरिया वेक्टर चुने हैं, है ना। जैसे यहां पर का एरिया वेक्टर हो सकता है, यहां पर का हो सकता है, यहां पर का हो सकता है, एरिया वेक्टर कहीं पर का भी एक एरिया वेक्टर चुने हैं। तो 2 EDA आया। DA का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो फाई E बराबर हो जाएगा 2E, और DA का इंटीग्रेशन क्या होगा, A। तो फाई E बराबर क्या आया, 2EA।
फाई ई बराबर कितना आया 2E है ना। इसको हम एक इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक के समझने में कोई दिक्कत? अब हम आते हैं गॉस के प्रमेय से। तो गॉस के प्रमेय से, तो गॉस का प्रमेय फाई ई बराबर क्या होता है? Q by epsilon naught। Q बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। फ्लक्स का जो फॉर्मूला, गॉस का जो नियम है, वो नियम क्या है? गॉस का नियम फाई ई बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट है। कोई दिक्कत है तक समझने में? अच्छा, Q इस पूरे पृष्ठ पे आवेश का पृष्ठीय घनत्व कितना है? सिग्मा है। यहाँ पे आवेश कितना है, ये इसका पृष्ठ घनत्व डिसाइड करेगा। तो वो कितना है पृष्ठ आवेश घनत्व? सिग्मा। और चूंकि सिग्मा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? Q बटा ए। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, है ना। तो इस फॉर्मूला में अगर रख दे तो अतः फाई ई बराबर Q के जगह पे हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, और बाई क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंपेयर कर लेंगे, आ जाएगा आंसर, है ना। यहां पर भी कंपेयर हो सकता है ना। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। तो फर्स्ट क्या आया है? फाई ई बराबर 2E ए आया, और सेकंड क्या आया? फाई ई बराबर सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई बराबर 2E ए बराबर, क्योंकि एक साइड जो है इसका दोनों क्या है? बराबर है, तो दूसरा साइड भी आपस में क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो 2E ए बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ए से ए कट गया, हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो 2 को भी उधर भेज देंगे। तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आंसर आ गया, है ना। तो किसी भी समतल चादर के कारण निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ना। चलिए आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। लिखिएगा कि समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नीचे से लिखना समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करता है। जैसे कि आप फॉर्मूला देख रहे हैं E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें कहीं पे दूरी का कुछ नहीं, आर कहीं पे लिया गया है? नहीं लिया गया है ना। तो दूरी कुछ भी रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सेम आएगा। यहां पर भी देखेंगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन, यहां पर भी वही, यहां पर भी वही, यहां पर भी वही, यहां हर जगह पे वही रहेगा। तो निश्चित रहता है, मतलब कांस्टेंट मान रहता है इसका। तो क्या लिखे? समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करता है ना। चलिए ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन लिख लो। लिखिएगा एक अनंत विस्तार के, एक अनंत विस्तार के अचालक, अनंत विस्तार के अचालक परत, लेयर, आचालक परत के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में, के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 17.7 माइक्रोकूलॉम, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 17.7 माइक्रोकूलॉम आवेश है। तो परत के निकट, तो परत के निकट वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। परत के निकट वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। अच्छा, इसी फॉर्मूला में अगर कोई माध्यम आ जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट के बगल में कौन आ जाएगा? एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा, है ना, माध्यम के लिए। चलिए, तो आपके पास एक अनंत विस्तार का शीट दिया हुआ है और उस शीट का एरिया भी पता है और शीट पे कितना आवेश दिया गया है वो भी पता है ना। तो आप निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें।
चलिए बन गया है। इधर तो दिया हुआ एक समतल चादर है ना, आचालक है, और इसके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर आवेश कितना है? 17 पॉइंट, क्यू का मान है 17.7 माइक्रोकूलम। माइक्रो को हटाएंगे तो 10⁻⁻6 से गुना करेंगे तो क्यू बराबर हो जाएगा 17.7 गुना 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा, है ना। एरिया दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको अगर हम मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना जी। सेंटीमीटर 10⁻⁻2 का स्क्वायर करेंगे -4 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया ई, तो ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको और अच्छे से लिख दे तो सिग्मा की जगह पे क्या होता है? क्यू बटा ए और इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्यू का मान 17.7 गुने 10⁻⁻6 बाई एरिया का मान कितना? 10⁻⁻4 और 2 ही रहेगा, और एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या ले ले? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको कैलकुलेशन कर लेना। हाँ कंप्लीट।